हाय गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल रिवील जीके ना। जैसा आपको पता है कि हमारी यहाँ पे सीडीएस अपकमिंग सीडीएस और सीएपीएफ एग्जाम्स के लिए पीवाईक्यू सीरीज चल रही है सीडीएस की। तो इस पर्टिकुलर वीडियो में हम यहाँ पे आज से केमिस्ट्री के पीवाईक्यूज को लगाना हम लोग यहाँ पे शुरू करेंगे, जिसमें सबसे पहले हम एटॉमिक स्ट्रक्चर से रिलेटेड जो भी आपको क्वेश्चंस आए हैं पिछले 6 साल में, मतलब 12 सीडीएस एग्जाम्स में, उन सबको हम लोग यहाँ पे लगाएंगे। इससे पहले मैंने आपको ऑलरेडी फिजिक्स करवा चुका है, और फिजिक्स पे उसके बाद मैंने आपको एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूले वाली भी क्लास करवाई है, और फिर हमने यहाँ पे एक वीडियो इंग्लिश का हमने किया था। और फिर उसका जो सेकंड पार्ट आएगा वो यहाँ पे जब हम केमिस्ट्री कंप्लीट कर लेंगे उसके बाद आएगा, ताकि आप उसको एज अ रिवीजन के तरीके से नहीं, आप एज अ प्रैक्टिस के तौर पे आप देखो। ठीक है, कि आप वहाँ पे आपको रियल एग्जाम्स के तौर पे जैसे आपको क्वेश्चन मिलते हैं वैसे आप देखो और फिर खुद से आप सॉल्व करो। इसलिए आपका जो सेकंड पार्ट आएगा इंग्लिश का, जो हमने टॉपिक किया था, ठीक है, जो आपका वर्ड क्लासेस और पार्ट्स ऑफ स्पीच का था, तो उसका जो सेकंड पार्ट है वो आपका केमिस्ट्री के लेक्चर्स के बाद आएगा। ठीक, फिर उसके बाद फिर हम यहाँ पे बायो शुरू कर देंगे। अब यहाँ पे देखो, इसमें अगर आप पहली बार आए हो, चैनल में पहली बार आए हो, तो प्लीज सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को शेयर, वीडियो को लाइक कर देना, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये वीडियो पहुंच पाए, उनकी भी यहाँ पे हेल्प हो पाए। और इसको हम लोग यहाँ पे चलो अब शुरू कर लेते हैं। तो जैसे आपको मैंने बताया कि आज के वीडियो में हम सबसे पहले तो एटॉमिक स्ट्रक्चर के ऊपर जितने क्वेश्चंस आए हैं उसको हम कवर करेंगे। आज के फर्स्ट पार्ट में केमिस्ट्री के रिलेटेड आप बात कर लो। और ये जितनी भी वीडियोस आपको देखने को मिल रही है सब आपको एक ही प्लेलिस्ट में देखने को मिलेंगी। सबकी यहाँ पे जो वीडियोस के यहाँ पे जो प्लेलिस्ट है बेसिकली, उसका लिंक मैंने यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहाँ पे आप जाके उसको सेव कर लो। एक ही प्लेलिस्ट आपको फॉलो करनी है, सब वीडियोस आपको उसमें ही देखने को मिल जाएंगी। ठीक है, और इसकी अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो वो आपको टेलीग्राम चैनल पे मिलेगी, लिंक उसका भी आपको यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा। तो उसको भी आप ज्वाइन कर लो, एकदम फ्री पीडीएफ्स आपको वहाँ पे भी देखने को मिल जाएंगी। तो चलो शुरू कर लेते हैं। तो देखो, सबसे पहले आपको यहाँ पे कि ये डायग्राम दिख रहा होगा। तो यहाँ पे एटॉमिक स्ट्रक्चर के क्वेश्चंस लगाने से पहले ना कुछ थोड़े बहुत बेसिक चीजें हम थोड़ा यहाँ पे देख लेते हैं। ठीक है, वैसे तो मैंने आपको एनसीईआरटी की जब हमने क्लासेस करी थी, एनसीईआरटी साइंस की, तो वहाँ पे मैंने आपको बहुत सारी चीजें बताई थी। अगर आपने वो भी नहीं देख रखा है तो जाके जरूर देख लेना, अपने रिस्पेक्टिव जो भी आपको जरूरत हो। आपकी यहाँ पे जो साइंस की 9th एंड 10th हमने कंप्लीट कर रखी है, इकोनॉमी की हमने 9th एंड 10th कंप्लीट कर रखी है, और ज्योग्राफी में हमने क्लास 6 से लेके क्लास 10 तक एनसीईआरटी कंप्लीट कर रखी है। तीनों प्लेलिस्ट का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है, वो भी आप जाके अपनी नीड के रिस्पेक्ट में आप जरूर जाके देख सकते हो। ठीक है, अब देखो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि ये जो आपको एक थोड़ा आप बोल सकते हो कलरफुल पार्टिकल्स आपको दिख रहे हैं ना, ये एक ही जगह पे कंसंट्रेटेड है। ये आपका है बेसिकली यहाँ पे न्यूक्लियस। ठीक है, ये आपका है एक पूरा, यहाँ पे ये है आपका एक तरीके से न्यूक्लियस। ये जो आपको एक ऑर्बिट में जो आपको रिवॉल्व करते हुए यहाँ पे ये दिख रहे हैं, ये है आपके यहाँ पे इलेक्ट्रॉन। ठीक है, ये आपके हैं इलेक्ट्रॉन जो कि आपके नेगेटिवली चार्ज होते हैं। इसको ढूंढा किसने था, तो वो थे आपके यहाँ पे जे जे थॉमसन। ठीक है, जे जे थॉमसन ने यहाँ पे इसको ढूंढा था, 1897 में ढूंढा था, ये आपको याद रखना है। फिर आपको ये भी याद रखना है कि इसकी चार्ज की वैल्यू कितनी होती है, वो आपकी होती है यहाँ पे -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। और इसका जो मास है, मास इसका रहता है यहाँ पे एकदम निग्लेजिबल, हम लोग यहाँ पे इसको मानते हैं, पर आपको वैल्यू पता होना चाहिए, 9.1 इंटू 10⁻⁻31 kg। अब देखो, हो सकता है आपको लग रहा हो कि यहाँ पे ऐसे क्वेश्चन आते नहीं है, पर अगर आपने देखा होगा ना, अभी हाल फिलहाल में पिछले 2 सीडीएस एग्जाम्स अगर आप देखो, स्पेशली आपका जो सीडीएस 1 2024 वाला था, तो उसमें ना आपको कुछ भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, तो आप ये नहीं सोच के चल सकते हो कि जो पहले से आ रहे थे वही आएंगे। आपको चीजें थोड़ी डीप में पता होनी चाहिए। ठीक है, तो इसलिए आपको चार्ज पता होना चाहिए, उसका क्या है वैल्यू, मास पता होना चाहिए उसकी वैल्यू क्या है। और बाकी आपके यहाँ पे जो रेगुलर चीजें हैं वो तो आपको यहाँ पे पता ही है, जो आपकी एनसीईआरटीज में कवर अप कर रखी हैं। ठीक है, ये भी आपकी कवर अप एनसीईआरटीज में ही कर रखी है। तो आप ये नहीं बोल सकते हो अगर यहाँ पे ये पूछ ले कि आउट ऑफ सिलेबस आ गया था, ये भी आपका एनसीईआरटीज में कवर अप है, जो हमने यहाँ पे कर रखी है। ठीक है, कवर। अब उसके बाद अपने यहाँ पे आ जाता है, नेक्स्ट अपने को यहाँ पे देखने को मिल रहा है यहाँ पे प्रोटॉन। ठीक है, अब ये वाला जो हमने जैसे डिस्कस किया था, ये आपका जो रिंग दिख रहा है ना, ये आपका है यहाँ पे न्यूक्लियस, जिसके अंदर आपको यहाँ पे प्रोटॉन न्यूट्रॉन वगैरह आपको देखने को मिलते हैं। प्रोटॉन का यहाँ पे जो चार्ज है ये आपका होता है यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज। अब यहाँ पे आपको याद होगा कि ई गोल्डस्टीन करके यहाँ पे एक आप बोल सकते हैं यहाँ पे साइंटिस्ट थे। इन्होंने ना क्या किया था, इन्होंने बेसिकली ना इन्होंने कैनाल रे एक्सपेरिमेंट किया था। ठीक है, कैनाल रे एक्सपेरिमेंट इन्होंने यहाँ पे किया था, जो कि आपकी ना एक पॉजिटिवली चार्ज आप बोल सकते हो, यहाँ पे ये रे निकलती है। ठीक है, ये आप डबली चार्ज हीलियम आयंस होते हैं ये एक तरीके से। ठीक है, ये क्या होते हैं, ये आपके ना डबली चार्ज हीलियम आयंस होते हैं। जो कैनाल रे है ये आपकी पॉजिटिव चार्ज ये होती है, और ये आपकी, इसको हम एक तरीके से बोलते हैं डबली चार्ज आपके यहाँ पे आयंस। ठीक है, तो ये जो आपके ई गोल्डस्टीन थे ना, इन्होंने बेसिकली पहले ढूंढा था कि यहाँ पे कुछ पॉजिटिव तो है, पर इन्होंने ना ये प्रोटॉन नाम नहीं दिया था, इन्होंने इसको बोला था यहाँ पे ये H+ आयंस हमें देखने को मिलते हैं अंदर। ठीक है, ये बोला था ई गोल्डस्टीन ने। पर ये जो नाम है कि यहाँ पे ये प्रोटॉन होते हैं,
ठीक है, ये आपका दिया था यहाँ पे रदरफोर्ड ने, तो ये पॉइंट भी आपको याद रखना है। ये आपका दिया था यहाँ पे रदरफोर्ड ने, और ये जो न्यूक्लियस है कि न्यूक्लियस भी आपका प्रेजेंट होता है, ये भी आपका रदरफोर्ड की वजह से ही हमें यहाँ पे पता चला है। ये भी पॉइंट आपको यहाँ पे याद रखना है। अब प्रोटॉन की अगर हम यहाँ पे चार्ज की बात करें, तो चार्ज आपका रहता है यहाँ पे प्लस में हो जाएगा ये 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ठीक है, सेम वैल्यू है, प्लस माइनस बस आपको लगा देना है। बस यहाँ पे जो आपका मास है इसकी वैल्यू चेंज हो जाएगी, ये आपकी है 1.67 इंटू 10⁻⁻27 kg। ठीक है, तो ये आपका है यहाँ पे मास। अब यहाँ पे जैसे मैंने आपको बताया कि प्रोटॉन का जो नाम है ये आपका दिया है यहाँ पे रदरफोर्ड ने, न्यूक्लियस यहाँ पे की खोज की है यहाँ पे रदरफोर्ड ने। जो आपका गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट आपने यहाँ पे सुन रखा होगा, उसके हेल्प से यहाँ पे इसकी खोज करी गई है। ठीक है, न्यूक्लियस वगैरह की, कि आपका एक अंदर की तरह एक छोटा सा रीजन है जहाँ पे आपके पार्टिकल कंसेंट्रेट होते हैं, एक तरीके से आप बोल लो इकट्ठे रहते हैं, तो वो आपका होता है यहाँ पे न्यूक्लियस। अब फिर आपको यहाँ पे देखने को मिला यहाँ पे न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन बेसिकली आपका होता है यहाँ पे जीरो चार्ज का, इस पे कोई भी चार्ज नहीं होता, ना पॉजिटिव ना नेगेटिव। इसको ढूंढा था यहाँ पे जेम्स चैडविक ने। ठीक है, जेम्स चैडविक ने यहाँ पे इसको ढूंढा था, तो ये भी पॉइंट आपको यहाँ पे याद रख लेना है। अब दूसरी चीज आपको यहाँ पे क्या याद रखनी है कि ये जो न्यूट्रॉन्स है ना, ये आपके हर जगह हर एक एलिमेंट में प्रेजेंट है, सिवाय आपके किसके, हाइड्रोजन के। ठीक है, एक्सेप्ट ऑफ हाइड्रोजन, ये आपके हर एक एलिमेंट में प्रेजेंट है, चाहे आप कार्बन ले लो या कोई भी ऑक्सीजन ले लो, कुछ भी ले लो, हर एक में प्रेजेंट है, पर ये हाइड्रोजन में प्रेजेंट नहीं है, ये पॉइंट याद रखना है। दूसरा चार्ज आपको यहाँ पे जो चीज याद रखनी है कि चार्ज इसका होता है जीरो, जैसे हमने यहाँ पे डिस्कस किया। और अगली यहाँ पे जो लास्ट चीज है वो आपको पता होना चाहिए, मास कितना होता है। तो मास इसका होता है यहाँ पे 1.67 इंटू 10⁻⁻27 kg। ठीक है, तो ये आपका यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब यहाँ पे इसमें देखोगे तो आगे अगर आप थर्ड डिजिट में जाओगे तो 674, और इधर में थर्ड डिजिट में जाओगे तो 672 हो जाता है। ठीक है, तो ये बस यहाँ पे एक छोटा सा पॉइंट अलग से आप यहाँ पे डिफरेंस के तौर पे आप यहाँ पे याद रख सकते हो मास के टर्म्स में। ठीक है, तो यहाँ पे ये चीजें याद रखना कि इन इन तीनों के आपको कौन कौन फाउंडर थे, मतलब किसने डिस्कवरी की थी ये पता होना चाहिए, किसके थ्रू हुई थी, कैसे हुई थी ये पता होना चाहिए। सब हमने यहाँ पे एनसीईआरटी वाले सीरीज में जब मैंने चैप्टर आपको करवाया वहाँ पे आप सब कुछ अच्छे से डिस्कस किया है, वो जरूर देख लेना अगर आपको नहीं पता है तो। और पता है तो उसको अच्छे से और ज्यादा यहाँ पे रिवाइज करो। ठीक है, तो ये सब आपका यहाँ पे हो गया एक सिंपल से यहाँ पे चीजें, कॉन्सेप्ट वगैरह। अब उसके बाद हम लोग यहाँ पे आगे चल लेते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन पे। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखो आपको यहाँ पे पूछा जा रहा है कि रदरफोर्ड्स अल्फा पार्टिकल्स स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट ऑन थिन गोल्ड फॉइल वाज रिस्पांसिबल फॉर द डिस्कवरी ऑफ। तो यहाँ पे अभी मैंने आपको बताया इसने डिस्कवरी किसकी करी थी, यहाँ पे एटॉमिक न्यूक्लियस की यहाँ पे इन्होंने डिस्कवरी की थी गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट के थ्रू। अब यहाँ पे देखो जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि जो गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट है ना यहाँ पे, ये बेसिकली जो मैं आपको यहाँ गलती से यहाँ पे शायद मैं बोल रहा था यहाँ पे डबली हीलियम आयंस वाला, शायद मैंने इसी में ही बोला था। ठीक है, तो यहाँ पे ये याद रखना जो आपको मैं पहले बता रहा था कि जो अल्फा पार्टिकल्स इन्होंने ना गोल्ड फॉइल की तरफ जो छोड़े थे, वो जो अल्फा पार्टिकल्स थे ना वो आपके यहाँ पे पॉजिटिवली चार्ज थे, और उनको हम बेसिकली बोलते थे यहाँ पे डबली चार्ज हीलियम आयंस। ठीक है, ये कैनाल रे वाले को नहीं बोलते थे, कैनाल रे एक्सपेरिमेंट आपका अलग है, वो उसको इन्होंने H प्लस आयंस का नाम दिया था, वो गोल्डस्टीन से एसोसिएटेड है, और रदरफोर्ड से एसोसिएटेड आपका यहाँ पे ये वाला। ठीक है, तो गोल्ड फॉइल वाला आपको यहाँ पे इस तरीके से यहाँ पे याद रख लेना है। अब देखो यहाँ पे अलग चीज क्या याद रखनी है, आपको पूछ सकता है यहाँ पे कि फॉइल की यहाँ पे थिकनेस कितनी थी, तो यहाँ पे याद रखना 1000 एटम्स थिक था यहाँ पे आपका गोल्ड फॉइल जो था, मतलब एक तरीके से बहुत ज्यादा ही थिन था आपका ये। ठीक है, कैसा था यहाँ पे, ये आपका 1000 एटम्स थिक था जो आपका गोल्ड फॉइल था ये। ठीक है, एक सेकेंड दो। ठीक है, तो यहाँ पे जो आपका गोल्ड फॉइल है, गोल्ड फॉइल आपका 1000 एटम थिक है, जो कि रियल में अगर आप देखोगे तो बहुत ज्यादा थिन हो जाता है। थिन फॉइल भी आपको लिखा हुआ मिल सकता है कहीं पे भी। और कौन से पार्टिकल्स इन्होंने यहाँ पे डाले थे गोल्ड फॉइल पे, तो अल्फा पार्टिकल्स डाले थे, जिनको हम लोग यहाँ पे डबली चार्ज हीलियम आयंस के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, डबली चार्ज हीलियम आयंस के नाम से भी हम लोग यहाँ पे इनको जानते हैं, तो ये भी पॉइंट आपको यहाँ पे याद रख लेना है। तीन कंडीशन हमें यहाँ पे बेसिकली ऑब्जर्वेशन आप बोल सकते हो, तीन ऑब्जर्वेशन हमें यहाँ पे देखने को लेते हैं, ये भी हम यहाँ पे पहले ही डिस्कस कर चुके हैं बहुत बार। ठीक है, पहला हो गया कि जो लाइट रेज है वो एकदम यहाँ पे पास हो जा रही थी, जहाँ पे भी वो मतलब यहाँ पे जा रही थी, इस समय ये पता चला कि यहाँ पे बहुत ज्यादा ऐसा एरिया है जो बहुत ज्यादा खाली है। ठीक है, खाली स्पेस है यहाँ पे एटम के अंदर, ये हमें पता चला था क्योंकि लाइट रे जो है वो पास हो जा रही थी। ठीक है, तो ये आपका यहाँ पे पहली ऑब्जर्वेशन थी। दूसरी ऑब्जर्वेशन हमें देखने को मिली कि जो लाइट रे हैं वो आपकी यहाँ पे डिफ्लेक्ट हो जा रही थी। तो यहाँ पे हमें ये पता चला कि कुछ कुछ जगहों पर पॉजिटिवली जो चार्ज एटम्स के जो पार्टिकल्स है ना वो यहाँ पे प्रेजेंट है, पर वो बहुत बहुत ही कम जगहों पे प्रेजेंट है। ठीक है, हर जगह नहीं है, बहुत छोटी जगह पे प्रेजेंट है।
फिर हमें यहाँ पे देखने को मिला कि यहाँ पे ना जो लाइट रे हैं वो यहाँ पे डिफ्लेक्ट कर रही थी 180 डिग्री के साथ। अब 180 डिग्री मतलब होता है इस तरीके से यहाँ पे गई, तो उसी डायरेक्शन में, जिस डायरेक्शन में वो गई ना, उसी सेम डायरेक्शन में वो वापस से रिफ्लेक्ट हो गई, या बोलो आप डिफ्लेक्ट हो गई। तो इसका मतलब ये हुआ, इसी पर्टिकुलर पॉइंट से इन्होंने यहाँ पे ये बोला कि यहाँ पे इसके अंदर एक एटॉमिक न्यूक्लियस आपका यहाँ पे प्रेजेंट है, और वो भी यहाँ पे जो एरिया है वो बहुत ज्यादा ही छोटा एरिया है। ठीक है, तो ये सब आपके यहाँ पे कुछ ऑब्जर्वेशंस थे, ये हमें यहाँ पे पता है, हमने बहुत बार यहाँ पे ये चीजें डिस्कस करी है। ठीक है, फिर इसके बाद हम यहाँ पे अपने क्वेश्चन पे चलते हैं। तो यहाँ पे अपने पास आंसर आ जाएगा, यहाँ पे एटॉमिक न्यूक्लियस अपना यहाँ पे राइट आंसर है। इसके बाद अगला आपको यहाँ पे क्वेश्चन दे रखा है, स्कैटरिंग ऑफ अल्फा पार्टिकल बाय अ थिन गोल्ड फॉइल सजेस्ट द प्रेजेंस ऑफ। अब देखो ये सेम ही चीज आपकी वापस आ गई है। तो इसने क्या सजेस्ट किया था यहाँ पे, पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस एट द सेंटर ऑफ द एटम। ठीक है, तो न्यूक्लियस के यहाँ पे इसने खोज करी थी इस पर्टिकुलर एक्सपेरिमेंट के थ्रू, रदरफोर्ड ने। तो ये पॉइंट आपको बस पता होना चाहिए। देखो सेम तरीके का आपको यहाँ पे क्वेश्चन देखने को मिल रहा है, अगर आपको बस एक कॉन्सेप्ट पता है आप इजीली क्वेश्चन क्रैक कर सकते हो। और बाकी आपको ऊपर ईयर भी लिखे हुए मैंने लिखे हैं कि कौन से ईयर में कौन सा क्वेश्चन आया था। तो ये वाला आपका सीडीएस 2 2019 में आया था, और ये वाला आपका सीडीएस 1 2020 में आया था। मतलब आप देखो जस्ट उसके बाद ही आया है। तो आप यहाँ पे आप इसके थ्रू अंदाजा लगा सकते हो कि पीवाईक्यूज की वैल्यूज कितनी है। ठीक है, कि आप यहाँ पे आप अगर पीवाईक्यू लगा के जा रहे हो ना, तो आपको यहाँ पे बहुत ज्यादा आप बोल सकते हो एक तरीके से अपर एज है। ठीक है, आपको सीडीएस के भी लगाने हैं, सीएपीएफ के भी लगाने हैं, और एनडीए के भी पीवाईक्यूज लगाने हैं। ठीक है, सीएपीएफ की ऑलरेडी यहाँ पे प्लेलिस्ट डली है, उसका भी लिंक मैं यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, उसको भी आप जरूर गो थ्रू कर सकते हो। ठीक है, अपने यहाँ पे अपने हिसाब से। नाउ अगला क्वेश्चन देखो आप, यहाँ पे आपको पूछा जा रहा है, द एलिमेंट्स ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर आर आइसोबार्स। अब देखो यहाँ पे आपसे बोल रहा है कि आइसोबार का यहाँ पे कौन सा करेक्ट एग्जाम्पल्स है। ठीक है, वो आपका यहाँ पे आंसर होगा। अब यहाँ पे सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि ये यहाँ पे लिखे किस तरीके से गए हैं। ठीक है, तो इसको बेसिकली जिस तरीके से लिखा गया है ना, इसको हम लोग बोलते हैं यहाँ पे अटोमिक सिंबल। ठीक है, पहले तो यहाँ पे हम थोड़ी थ्योरी हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एटॉमिक सिंबल बोलते हैं। अब इसको लिखा कैसे जाता है, ये जो आपका यहाँ पे मैं एक्स लिख रहा हूँ ना, ये बेसिकली आपके होते हैं सिंबल, जो भी आप एक तरीके से, जैसे आपको हाइड्रोजन लिख रहा है दिख रहा होगा, जिसको हम एच से डिनोट करते हैं, वही सेम तरीके से आपको यहाँ पे दिख रहा है कार्बन सी से, फिर ये आर्गन है, और ये आपका कैल्शियम है। तो ये जो एक्स है ना, यहाँ पे बेसिकली ये जो एलिमेंट है उसको किस तरीके से लिखा जाता है वो हम यहाँ पे लिखते हैं। ठीक है, वो आपका होता है यहाँ पे एक्स, जो कि यहाँ पे है एक एलिमेंट। ठीक, फिर यहाँ पे ऊपर की तरफ ये होता है यहाँ पे आपका ए, जो आपको ये वैल्यू दिख रही होगी यहाँ पे, जैसे 3 दे रखा है, 2 14 40, ये आपका होता है यहाँ पे ए को हम बोलते हैं बेसिकली यहाँ पे मास नंबर। ए आपका बताता है मास नंबर। ठीक है, नीचे की तरफ आपका रहता है यहाँ पे जेड, जिसको हम लोग बोलते हैं यहाँ पे एटॉमिक नंबर। ठीक है, एटॉमिक नंबर। अब देखो अगर मान लो आपको ये याद नहीं होता है ना, तो इसको इस तरीके से याद रखना कि ए आपका एक ऊपर की तरफ है, एक आपका ए नीचे की तरफ है। ठीक है, इससे शॉर्ट ट्रिक से आप ऐसे याद रख लो कि कैपिटल ए आपका ऊपर है, स्मॉल ए आपका नीचे है। तो इस तरीके से आपको याद रहेगा कि ए आपका ऊपर डिनोट करते हैं हम ए से मास नंबर को, और जो नीचे है आपका जो जेड रहता है, वो आपका यहाँ पे एटॉमिक नंबर से डिनोट होता है। ठीक है, तो ये आपका होता है यहाँ पे एटॉमिक सिंबल। अब यहाँ पे जैसे आपको ये 1 1 दे रखा है ना, तो इसका 1 मास नंबर है, और इसका 1 आपका यहाँ पे एटॉमिक नंबर है। अब यहाँ पे आपको एक लग रहा होगा यहाँ पे कि इसका 1H1 भी है, 3H1 भी है। तो ये बेसिकली आपके आइसोटोप्स हैं। ठीक है, अब ये सब क्या होते हैं वो हम थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। तो यहाँ पे याद रखना, सबसे पहले हम लोग यहाँ पे देखते हैं आइसोटोप्स को। ठीक है, अब आइसोटोप्स के जैसे प्राइम एग्जांपल आपके हैं, जैसे आपको ये ऑप्शन में ही दे रखे हैं। ठीक है, तो 3 आपके हाइड्रोजन के आइसोटोप्स होते हैं। अब इसमें बेसिकली आइसोटोप्स में होता क्या है यहाँ पे, कि सेम एलिमेंट आपको देखने को मिलता है, जैसे आपको दिख रहा होगा यहाँ पे कि हर एक में आपका हाइड्रोजन ही सेम है, तो सेम एलिमेंट आपको देखने को मिलता है। ठीक है, दूसरा चीज जो आपको देखने को मिलता है कि यहाँ पे सेम अटोमिक नंबर रहेगा। एटॉमिक नंबर आपको जैसे ना अभी बताया था, यहाँ पे नीचे वाले को हम लोग क्या बोलते हैं, यहाँ पे एटॉमिक नंबर बोलते हैं। तो यहाँ पे देखो हर एक में 1 1 1 ही है। ठीक है, अब यहाँ पे डिफरेंट क्या होता है, डिफरेंट आपका होता है यहाँ पे मास नंबर। तो यहाँ पे यही एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो वो सब आपके आइसोटोप्स होते हैं जहाँ पे आपके एलिमेंट सेम हो, एटॉमिक नंबर भी सेम हो उन सबका, बस आपका मास नंबर जो है वो डिफरेंट हो जाए। तो यहाँ पे ये हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप्स हैं। ठीक है, और तीनों के अलग अलग यूजेस हैं, ये भी आपको पता होना चाहिए। जैसे आपका यहाँ पे कार्बन है, कार्बन के भी आपके आइसोटोप्स होते हैं। ठीक है, ये आपका जैसे 12C6, फिर एक होता है आपका यहाँ पे 13C6, फिर आपका होता है यहाँ पे 14C6। ठीक है, कार्बन डेटिंग में भी यहाँ पे इनको यूज किया जाता है अलग अलग को। तो इस तरीके से आपके बहुत सारे आइसोटोप्स होते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर आप देखोगे यहाँ पे जैसे कोबाल्ट है, कोबाल्ट का जो आइसोटोप है ये आप यहाँ पे यूज करते हो कैंसर के ट्रीटमेंट में। कैंसर ट्रीटमेंट में यहाँ पे इसको यूज किया जाता है। इसी तरीके से आपका ना एक यूरेनियम होता है एलिमेंट। ठीक है, यूरेनियम जो एलिमेंट है, इसको यहाँ पे यूज किया जाता है एज अ फ्यूल। किस में यूज किया जाता है, एज अ फ्यूल यूज किया जाता है न्यूक्लियर रिएक्टर में। ठीक है, न्यूक्लियर
रिएक्टर में एज अ फ्यूल यूज किया जाता है। फिर इसके अलावा आपका यहाँ पे एक रहता है यहाँ पे आयोडीन। ठीक है, आयोडीन का जो आइसोटोप है इसको यूज किया जाता है ग्वाइटर के ट्रीटमेंट के लिए। तो यहाँ पे ऐसे बहुत तरीके के आपके आइसोटोप्स वगैरह हैं जिससे आप यहाँ पे चीज़ों को यूज़ करते हो, उनको यूज़ करते हो ट्रीटमेंट्स वगैरह के लिए, या फिर उनको यहाँ पे अलग तरीके से यूज़ किया जा सकता है यहाँ पे जैसे फ्यूल वगैरह के लिए। तो ये चीज़ आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे कैसे आप पता करोगे आइसोटोप्स कौन से हैं, तो आप ये आपको यहाँ पे कंडीशन पता होनी चाहिए। अब दूसरा आपका आ जाता है यहाँ पे आइसोबार, जिसके ऊपर आपको क्वेश्चन भी दे रखा है। अब आइसोबार में बेसिकली क्या होगा, जैसे फॉर एग्जांपल आपको यहाँ पे एक दे रखा है यहाँ पे फोर्थ ऑप्शन 40, ये आपका होता है कैल्शियम, और फिर नीचे आपका है यहाँ पे ये एटॉमिक नंबर, ठीक है 20 Ca40, ये आपका हो जाता है यहाँ पे 40 Ar, और नीचे आपका 18। अब इसमें आपको दिख रहा होगा कि आपके जो एलिमेंट है ये आपके हैं यहाँ पे डिफरेंट, ठीक है, डिफरेंट एलिमेंट रहेंगे जब भी हम आइसोबार्स की बात करेंगे। दूसरा चीज आपको यहाँ पे क्या याद रखना है कि आपका यहाँ पे डिफरेंट रहेगा एटॉमिक नंबर भी, ठीक है, डिफरेंट रहेगा आपका यहाँ पे एटॉमिक नंबर भी। बस सेम क्या रहेगा, सेम आपका रहेगा यहाँ पे मास नंबर। तो मतलब आप एक तरीके से ये समझो कि जितनी चीजें आपके आइसोटोप में सेम थी ना वो सब आपकी यहाँ पे क्या हो जाएंगी, डिफरेंट हो जाएंगी, और जो यहाँ पे डिफरेंट थी वो सब सेम हो जाएंगी, मतलब आपका रिवर्स कंडीशन हो जाएगा। तो आप इसको इस तरीके से इजिली याद रख सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे याद रखना कि आपका मास नंबर यहाँ पे सेम रहता है, सिमिलर रहता है। आपके एलिमेंट्स चेंज हो जाते हैं, अलग अलग एलिमेंट्स के बीच में हम यहाँ पे चीजें देख रहे होंगे। और आपका यहाँ पे जो एटॉमिक नंबर है वो भी आपका यहाँ पे डिफरेंट रहेगा। ऑब्वियस सी बात है, आपका जब अलग एलिमेंट है तो उसका एटॉमिक नंबर भी यहाँ पे डिफरेंट रहेगा, ठीक है। तो ये तो आपका यहाँ पे ऑब्वियस सी बात आ जाती है। तो इसलिए आपका यहाँ पे जो राइट आंसर निकल के आएगा वो आपका कौन सा आएगा, यहाँ पे डी ऑप्शन। अब इसी तरीके से ना एक तीसरा कंडीशन भी होती है, तीसरी चीज भी होती है, वो हम यहाँ पे इस पर्टिकुलर स्लाइड पे हम लोग देख लेते हैं, जगह यहाँ पे ज्यादा है। वो आपकी होती है यहाँ पे आइसोटोन्स की। अब आइसोटोन्स में बेसिकली क्या होता है कि आपका यहाँ पे जो एलिमेंट है ना वो भी आपका यहाँ पे डिफरेंट रहेगा, ठीक है, डिफरेंट एलिमेंट आपको यहाँ पे देखने को मिलता है। और इसके अलावा आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा जो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स है, ठीक है, प्रोटॉन्स जो यहाँ पे नंबर ऑफ प्रोटॉन्स है वो आपको यहाँ पे डिफरेंट देखने को मिलते हैं दोनों ही एलिमेंट में। पर जो आपका नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स है, ठीक है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स है वो आपके क्या है, यहाँ पे सेम है, सिमिलर है। जैसे फॉर एग्जाम्पल क्लोरीन 37 है, तो यहाँ पे जो प्रोटॉन होता है वो आपका होता है 17, न्यूट्रॉन आपके होते हैं यहाँ पे 20। इसी तरीके से आपका यहाँ पे जो पोटेशियम है, ठीक है, पोटेशियम को हम लोग यहाँ पे के से डिनोट करते हैं। तो पोटेशियम जो है आपका पोटेशियम 39, यहाँ पे आपके जो पी है ये आपका होता है 19, और न्यूट्रॉन आपके होते हैं यहाँ पे 20। तो अटोमिक नंबर बेसिकली अगर आप देखोगे यहाँ पे तो प्रोटॉन प्लस आपका यहाँ पे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और आपका यहाँ पे न्यूट्रॉन आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे इस तरीके से आपको चीजें देखने को मिलेंगी कि दो आपके अलग अलग एलिमेंट है, प्रोटॉन नंबर भी आपके यहाँ पे अलग है, बस न्यूट्रॉन नंबर आपके सेम है, तो वो आपके कंडीशन बनाते हैं यहाँ पे आइसोटोन्स की। तो ये तीन चीजें हैं आपको जो यहाँ पे याद रखनी है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नाउ अगले क्वेश्चन में देखो आपसे पूछा जा रहा है यहाँ पे कि इनमें से कौन सी स्टेटमेंट गलत है, ठीक है, नॉट करेक्ट पूछ रहा है आपसे यहाँ पे। तो आप अगर आप यहाँ पे ऑप्शंस को पढ़ो, ठीक है, तो सबसे पहले अगर हम जैसे अभी हमने यहाँ पे जो चीजें डिस्कस करी है वो वाले हम पहले ऑप्शन पढ़ते हैं, तो वो आपका जैसे है सेकंड ऑप्शन, ठीक है, आइसोबार्स अभी अभी हमने यहाँ पे पिछले क्वेश्चन में डिस्कस किया। तो यहाँ पे आपसे बोल रहा है आइसोबार्स आर एटम्स विच हैविंग द सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर। अब देखो ये तो आपका सीधा सीधा यहाँ पे गलत ही हो गया ना ऑप्शन। क्यों गलत हो गया, क्योंकि इसने बोल दिया सेम एटॉमिक नंबर होता है। अभी हमने यहाँ पे क्या देखा था कि आपका जो 40 कैल्शियम और यहाँ पे 20 एटॉमिक नंबर यहाँ पे नीचे वाला होता है ना, और 40 आर्गन और नीचे 18। अब यहाँ पे सेम एटॉमिक नंबर तो है ही नहीं, तो इसलिए यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। और यहाँ पे इसके साथ ये भी बोल रहा है कि डिफरेंट मास नंबर, तो मास नंबर भी आपका सेम होता है। तो ऑब्वियसली बात है हमारा जो आंसर निकल के आ जाएगा वो हमारा यहाँ पे बी ऑप्शन करेक्ट है, ठीक है। तो ये पॉइंट आपको यहाँ पे याद रख लेना है। इसके साथ देखोगे ना तो ये भी आपका 2019 का सेकंड वाले सीडीएस में है, और ये आपका 2020 के पहले सीडीएस में है। मतलब यहाँ पे आप देखो जस्ट इसके बाद वाले ईयर में ही आपको इस सेम तरीके का क्वेश्चन आपको देखने को मिला, ठीक है। अब देखो उसके बाद आपको डी ऑप्शन जैसे देखने को मिल रहा होगा यहाँ पे कि वैलेंसी इज द कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एटम। तो आपको यहाँ पे याद रखना है यहाँ पे बोर्स मॉडल, ठीक है, बोर्स मॉडल के ऊपर हमने यहाँ पे एनसीईआरटी में डिस्कस किया था, एनसीईआरटी सीरीज में, तो उसको प्लीज आप यहाँ पे याद रखना कि मैक्सिमम नंबर ऑफ आप जो अपने इलेक्ट्रॉन्स आप यहाँ पे डाल सकते हो वो आपके होते हैं यहाँ पे 2n² आपके रहते हैं। पर यहाँ पे आपको जो इंपॉर्टेंट चीज है कि आउटर मोस्ट ऑर्बिट में वो आप रख सकते हो यहाँ पे मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन्स तक, ठीक है। तो आउटर मोस्ट ऑर्बिट में जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आपके प्रेजेंट है वो बेसिकली आपकी यहाँ पे वैलेंसी को बताते हैं, और उसी की मदद से आपके जो एलिमेंट्स है ना वो आपके रिएक्ट करते हैं, ठीक है। जैसे आपने देखा होगा हमने यहाँ पे जैसे किया था NaCl आपका बनाता है, तो वो सोडियम और क्लोरीन रिएक्ट करके बनाते हैं ना, आपस में कंबाइन होकर बनाते हैं, केमिकल इक्वेशन जो आपको देखने को मिलती है उसके थ्रू बना रहे हैं।
तो वो आपके सब यहाँ पे किस तरीके से कर रहे हैं रिएक्ट, वो आपके यहाँ पे जो आउटर मोस्ट एलिमेंट मतलब आउटर मोस्ट जो आपका शेल है, जो आपका यहाँ पे रीजन आउटर मोस्ट जो शेल है, उसमें जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है, उसकी वजह से आपको वैलेंसी मिलती है और उसी की मदद से आपके ये है, ये आपके आप बोल सकते हैं एक तरीके से कंपाउंड वगैरह यहाँ पे बनाते हैं आपस में रिएक्ट करके कंबाइन करके। ठीक है, तो यहाँ पे ये आपकी होती है वैलेंसी, तो यहाँ पे एकदम करेक्ट स्टेटमेंट है। तीसरा आपको यहाँ पे बोला जा रहा है द मास नंबर ऑफ एन एटम इज इक्वल टू द नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स इन इट्स न्यूक्लियस। अब ये आपका फैक्ट है तो प्लीज इसको यहाँ पे याद रखना कि नंबर ऑफ न्यूक्लियंस बेसिकली आपके होते हैं मास नंबर। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। फिर ए आपसे बोल रहा है कि एलिमेंट्स आर डिफाइंड बाय द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स दे पोजेसेस, तो ये भी आपका डायरेक्ट फैक्ट हो जाएगा। तो ये भी प्लीज यहाँ पे याद रखना कि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स जो यहाँ पे उनके होते हैं उसी के थ्रू हम यहाँ पे बता पाते हैं कौन सा एलिमेंट वगैरह है, ये आपको पता होना चाहिए। और तीसरा आपका यहाँ पे जो ऑप्शन दे रखा है वो भी आपका एक फैक्ट बेस्ड है कि नंबर ऑफ न्यूक्लियंस आपके यहाँ पे होते हैं, उसके थ्रू हम बेसिकली यहाँ पे बताते हैं मास नंबर। ठीक है, तो ये दो इंपॉर्टेंट चीजें हैं। बाकी वैलेंसी के टर्म्स में आपको यहाँ पे बोर्स मॉडल याद रखना है। बोर्स मॉडल के कुछ पोस्टुलेट्स थे, जैसे आपका यहाँ पे जो रिंग्स इन्होंने ले रखी थी, वो इन्होंने ली थी कि यहाँ पे वो एनर्जी को रेडिएट नहीं करती है, क्योंकि इससे पहले रदरफोर्ड का मॉडल आया था जहाँ पे उन्होंने बोला था कि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो यहाँ पे सर्कुलर आपके यहाँ पे रिवॉल्व करते हैं, मतलब न्यूक्लियस के अराउंड रिवॉल्व करते हैं, पर किस तरीके से करते हैं ये उन्होंने यहाँ पे नहीं बताया था, तो वो एक इनका ड्रॉबैक था। और दूसरा ये था कि जिस तरीके से वो रिवॉल्व कर रहे हैं, तो क्योंकि आपके यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है वो रेडिएट करेंगे एनर्जी, तो यहाँ पे जो शेल है वो धीरे धीरे छोटी होती जाएगी और वो न्यूक्लियस से जाके जब टकराएगी तो एटम यहाँ पे अनस्टेबल हो जाएगा। पर रियलिटी में हमें देखने को मिलता है कि एटम आपका बहुत ज्यादा स्टेबल होता है। तो इसका आपका यहाँ पे ये सब ड्रॉबैक्स थे आपके रदरफोर्ड के मॉडल के। तो इसी को देखते हुए आपका जो बोर्स मॉडल है, इन्होंने यही बोला था कि हम यहाँ पे ऐसा मान के चल रहे हैं कि आपके जो शेल्स हैं वो आपके एक के ऊपर एक है, मतलब कुछ इस तरीके से है। जैसे मान लो ये आपका न्यूक्लियस है, तो एक शेल आपका एक ये हो गया के, ये एल, और ये आपका एम, इस तरीके से आपके हैं यहाँ पे। ठीक है, 4 शेल तक आपको यहाँ पे बात करी जाती है ज्यादातर, तो के एल एम एन इस तरीके से आपको याद रखना है। ये आपका के, एल, एम और ये आपका एन। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पे बात करी जाती है और ये आपस में रेडिएट नहीं करते हैं। जो भी आपके इलेक्ट्रॉन्स वगैरह है वो बेसिकली यहाँ पे कोई भी एनर्जी को रेडिएट नहीं करते, तो आपका जो ऑर्बिट है वो उसी शेप का ही रहता है, वो आपका छोटा नहीं होता है। ठीक, और इन जो यहाँ पे आपको शेल्स दिख रहे हैं ना, इन शेल्स को हम लोग बोलते हैं यहाँ पे एनर्जी लेवल्स। तो ये आपको शेल्स भी लिखा हुआ मिल सकता है, कहीं पे आपको यहाँ पे ये एनर्जी लेवल्स के नाम पे भी लिखा हुआ मिल सकता है। ठीक है, तो ये भी आपका यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। फिर बाकी जैसे मैंने आपको बोला था 2n² के टर्म्स में आपको याद रखना। तो जैसे के है आपका, ठीक है, अब 2 और के आपका पहली वाली शेल है, तो इसलिए आपका यहाँ पे 2n² में आपका n की जगह 1 वैल्यू आ जाएगी और उसके ऊपर स्क्वायर लगेगा, तो यहाँ पे दो एलिमेंट ही बस हम यहाँ पे मैक्सिमम डाल सकते हैं। फिर एल आपका आता है, एल इसी सेम फॉर्मूले से आप करने जाओगे यहाँ पे, तो 2 का स्क्वायर जो आपका बन जाएगा यहाँ पे 8 ओवरऑल। ठीक है, इस तरीके से आप यहाँ पे करने जाओगे तो एम आपका 18 आएगा और एन आपका 32 आएगा। पर जब हम यहाँ पे वैलेंसीज वगैरह निकालेंगे तो आपका जो आउटर मोस्ट ऑर्बिट होता है, तो उसमें हम यहाँ पे जो मैक्सिमम एलिमेंट मतलब मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन जो हम यहाँ पे लेके चलते हैं, वो आपका यहाँ पे 8 का रहता है। तो ये भी पॉइंट आपको यहाँ पे प्लीज याद रखना। ठीक है, जो यहाँ पे मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो बेसिकली आउटर मोस्ट ऑर्बिट में अकोमोडेट हो सकते हैं, आप बोल सकते हैं एक तरीके से, या फिर रह सकते हैं, वो आपके सिर्फ और सिर्फ 8 ही रह सकते हैं, जो अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले भी बताया था। तो ये सब आपके यहाँ पे इंपॉर्टेंट मॉडल्स है, तो प्लीज इसको बिल्कुल भी आपको यहाँ पे भूलना नहीं है। तो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो देखो अगला क्वेश्चन आपको यहाँ पे जो पूछा जा रहा है बहुत ज्यादा सिंपल क्वेश्चन है। यहाँ आपसे पूछ रहा है कि कौन सा इसमें से इन चार स्टेटमेंट्स पे कौन सी आपकी स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है न्यूट्रॉन्स के केस में। ठीक है, उनकी प्रॉपर्टीज के रिस्पेक्ट में। तो पहला आपको जैसे दिया गया है कि यहाँ पे न्यूट्रॉन का जो मास होता है वो ऑलमोस्ट इक्वल होता है प्रोटॉन के मास से। तो देखो ये आपको मैंने अभी अभी थोड़ी देर पहले बताया था। न्यूक्लियस का आपको यहाँ पे मास दिख रहा है 1.674 इंटू 10⁻⁻27 kg, और यहाँ पे आपको प्रोटॉन का मास दिख रहा है यहाँ पे 1.672 इंटू 10⁻⁻27 kg, है ना। तो ऑलमोस्ट सेम है। मान लो आपको यहाँ पे ये नहीं भी पता होता, ठीक है, अभी के लिए मान लो आपको ये पता है, तो ये करेक्ट आपकी स्टेटमेंट हो गई। फिर न्यूट्रॉन पोजेसेस जीरो चार्ज। ठीक है, अब ऑब्वियस सी बात है, ये भी आपको पता होगा कि आपका इलेक्ट्रॉन होता है आपका नेगेटिव, प्रोटॉन पॉजिटिव, और आपका न्यूट्रॉन होता है नेगेटिव आपका जीरो चार्ज का। ठीक है, जीरो आपके पास इसका चार्ज होता है। फिर जो आपके न्यूट्रॉन्स है ये आपके इनसाइड न्यूक्लियस आपको यहाँ पे देखने को मिलता है, एटॉमिक न्यूक्लियर के अंदर आपको देखने को मिलता है। तो ये भी आपको यहाँ पे पता ही होगा क्योंकि आपने यहाँ पे एनसीईआरटीज वगैरह पढ़ रखी है। अगर आपको मान लो वैल्यूज नहीं पता है, याद नहीं है, तो उस टर्म्स में आप यहाँ पे क्या करोगे, आपको जैसे फोर्थ ऑप्शन दिख रहा होगा कि न्यूट्रॉन्स रिवॉल्व अराउंड द एटॉमिक न्यूक्लियाई। अब देखो इतना तो आपको हर एक को पता है कि जो आपके यहाँ पे रिवॉल्व करते हैं ना, उनको हम बेसिकली बोलते हैं यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स, है ना, और वो आपके होते हैं नेगेटिवली चार्ज। तभी तो वो इतने सारे आपकी थ्योरी और मॉडल्स यहाँ पे निकल के आए थे कि वो रेडिएट नहीं करें एनर्जी, बोर्स मॉडल ने बोला था।
फिर आपका यहाँ पे जो रदरफोर्ड का मॉडल था उसने सही से डिस्क्राइब नहीं किया, इसलिए आपका बोर्स मॉडल आया था। तो ये सब आपके इलेक्ट्रॉन्स की वजह से आपके आए थे, है ना? ये क्योंकि आपके इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करते-करते रेडिएट करते हैं एनर्जी। तो यहाँ पे ये जो आपका ऑप्शन दे रखा है ना, ये ऑब्वियस सी बात है यहाँ पे गलत ऑप्शन है, इसलिए आपका यहाँ पे जो राइट आंसर है वो हमारा हो जाएगा यहाँ पे डी ऑप्शन। अब जैसे मैंने आपको बोला था, मान लो आपको ये फर्स्ट ऑप्शन नहीं भी पता होता ना, तब भी आप इन चारों में देखते, तब भी आप यहाँ पे डायरेक्ट आंसर आप डी मार्क कर सकते थे। इतना ज्यादा आप बोल सकते हैं, एक तरीके से सिंपल क्वेश्चन था यहाँ पे ये वाला, है ना? तो यहाँ पे इसलिए हमें क्वेश्चन बहुत अच्छे से पढ़ना है, और डायरेक्ट जैसे मान लो आपको पहला ही ऑप्शन है, ठीक है, और आपको लग रहा है कि पहला ही आंसर है, तो ऐसा मत करना कि पहले ही आप जंप कर जाओ और ओएमआर पे आप मार्क करने लग जाओ। पहले आपको चारों ऑप्शन पढ़ लेने हैं, ठीक है, सही से। उसके बाद फिर अगर आपको यहाँ पे श्योरिटी होती है, फिर आपको वहाँ पे वो मार्क करने जाना है, ठीक है? तो ये प्लीज यहाँ पे याद रखना कि ऑप्शन हमें यहाँ पे सारे पढ़ने हैं, और उसके बाद हमें यहाँ पे अपनी कंफर्मेशन के साथ ही अपना ऑप्शन मार्क करना है ओएमआर पे, क्योंकि ओएमआर पे अगर आप एक बार मार्क कर दोगे, उसके बाद उसको आप चेंज नहीं कर सकते हो। तो इसलिए प्लीज यहाँ पे ध्यान देना कि आप कभी भी अगर आप मार्क करने जाओ ना, तो एक साथ पहले 5-6 क्वेश्चन कर लो, और फिर उसको एक बार देख लो कि आपने सारे सही करे हैं, उसके बाद फिर आप ओएमआर पे एक साथ उन 6 क्वेश्चन को भर दो। एक-एक करके भरने से ज़्यादा अच्छा है कि आप एक साथ एक पेज में जितने क्वेश्चन है पहले वो सॉल्व कर लो, फिर आप एक साथ भरो, है ना? इससे आपका टाइम भी थोड़ा यहाँ पे बचेगा। ठीक, तो ये भी पॉइंट आपको यहाँ पे याद रख लेना। तो यहाँ पे अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पे डी ऑप्शन, डायरेक्ट आपका स्टैटिक पॉइंट आप बोल सकते हो, यहाँ पे बहुत ज़्यादा सिंपल क्वेश्चन है। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर है डी ऑप्शन। ना अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन आपको यहाँ पे वैलेंसी के रिस्पेक्ट में पूछा गया है कि आपको वैलेंसी बतानी है फॉस्फोरस की क्या होती है। तो देखो, सबसे पहले तो आपको इसका एटॉमिक नंबर पता होना चाहिए। एटॉमिक नंबर के रिस्पेक्ट में हम यहाँ पे अपने वैलेंसीज बेसिकली यहाँ पे बताते हैं, उसमें ही हम यहाँ पे शेल्स में भी हम उसके रिस्पेक्ट में अपने इलेक्ट्रॉन्स को फिल करते हैं, ठीक है? तो एटॉमिक नंबर यहाँ पे फॉस्फोरस का होता है यहाँ पे 15। अब यहाँ पे आपको पता होना चाहिए कि फर्स्ट 20 जो आपके एलिमेंट्स है ना पीरियोडिक टेबल के, उनके सबके आपको वैल्यूज पता होना चाहिए कि पहले कौन सा आता है, ठीक है? जैसे पहला जो आता है उसका एटॉमिक नंबर 1 होगा। जैसे फॉर एग्जांपल आपको 20 जो पता होना चाहिए, जैसे आपका होता है शुरू से हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, फिर नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, पोटेशियम, कैल्शियम। तो यहाँ तक तो आपको एटलीस्ट याद रहना चाहिए, ठीक है? आपका 20 तक तो आपको बहुत अच्छे से याद रहना चाहिए, क्योंकि यहाँ तक ही जनरली आपसे पूछे जाएंगे। तो ये आपका हो जाएगा यहाँ पे, बस आप ये शुरू के 20 याद कर लो। तो इसी में आपका 15 पे आपका आता है फॉस्फोरस, जो आपका आपका भी एक तरीके से आप बोले यहाँ पे एटॉमिक नंबर है इसका फॉस्फोरस का भी 15 ही, ठीक है? तो यहाँ पे 15 आपका हो गया। अब हमने यहाँ पे क्या देखा था, हमने यहाँ पे बात करी थी बोर्स मॉडल की, है ना? के एल एम करके हम यहाँ पे बात कर रहे थे। तो आप यहाँ पे क्या लिखो, आप के एल एम, यहाँ आप यहाँ पे शेल्स लिख लो। अब हमने यहाँ पे देखा था कि 2 into 1 का स्क्वायर आपका यहाँ पे 2 ही निकल के आ रहा था के टर्म्स में। मतलब जो हम यहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो हम फिल कर सकते हैं के में, वो आप सिर्फ और सिर्फ 2 कर सकते हो, ठीक है? अब जिसमें 2 तक होएंगे उसी में ही 2 करोगे, ऑब्वियस सी बात है। जैसे आपका हाइड्रोजन है, उसका एटॉमिक नंबर 1 है, तो आपका जो के में वैल्यू आएगी वो आपकी सिर्फ 1 आएगी, यहाँ पे कुछ भी नहीं आएगा, क्योंकि उसके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन यहीं पे ही खत्म हो जाएंगे। तो यहाँ पे जो उसका निकल के आएगा वो के अंदर सिर्फ 1, एल एम सब आपका 0 रहेगा। इसी के बाद जैसे आपका हीलियम है, हीलियम में के कंप्लीट 2 हो जाएगा, यहाँ पे कुछ भी नहीं आएगा, क्योंकि हीलियम के एटॉमिक नंबर 2 है, यहीं तक आपके इलेक्ट्रॉन्स खत्म हो जाएंगे, आगे कुछ नहीं आएगा। ठीक, फिर आपका यहाँ पे तीसरे पे आपका रहता है यहाँ पे लिथियम। अब लिथियम में क्या होगा कि के आपका 2 हो गया, तो आपके पास अभी भी एक इलेक्ट्रॉन बचा। उसके लिए आप क्या करोगे, आप यहाँ पे एल वाले शेल में डाल दोगे। तो इस तरीके से आपको यहाँ पे फिलिंग करनी है। तो यही सेम चीज आपको यहाँ पे करनी है। फॉस्फोरस आपका जैसे 15 दे रखा है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे 15 में से अब आपको यहाँ पे कितना बचा, अब आपके पास यहाँ पे 2 हटाने के बाद आपके पास यहाँ पे 13 बचा, ठीक है? अब उसके बाद जैसे हमने यहाँ पे पहले भी डिस्कस किया है, दूसरे वाले में आप यहाँ पे 8 इलेक्ट्रॉन भर सकते हो। तो आपने यहाँ पे देखा कि 13 जो है आपका 8 से बड़ा ही है अभी भी, तो आपने कंप्लीट 8 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे भर दिए। अब 13 में से अगर आपका 8 गया, तो अभी भी आपके पास यहाँ पे 5 बचा, ठीक है? अब ये जो 5 बचा, ये आपका यहाँ पे लास्ट वाले ऑर्बिट में आ जाएगा, ये एम वाले शेल में आ जाएगा। अब ये आपका बन गया यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, ठीक है? जहाँ पे के में आपके 2 इलेक्ट्रॉन्स, एल आपका यहाँ पे 8, एम में आपके 5 इलेक्ट्रॉन्स। अब अगर आप यहाँ पे देखोगे ना, तो ये जो आपका आउटर मोस्ट जो शेल है, जैसे हमने डिस्कस किया था, जितना आपका यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स रहता है, वो आपकी बेसिकली एक तरीके से वैलेंसीज बताता है, ठीक है? अब यहाँ पे आपको क्या याद रखना है, एक तो आपकी वैलेंसी यहाँ पे हो जाएगी 5, क्योंकि ये क्या करेगा, रिएक्ट करने के लिए ना 5 या तो इलेक्ट्रॉन्स को या तो छोड़ेगा, ठीक है? या तो ये छोड़ने का काम करेगा इन पांचों को, या फिर ना ये क्या काम करेगा, ये ऑक्टेट स्टेट बनाने की कोशिश करेगा, ठीक है? अब अगर जैसे मान लो इसने ये 5 इलेक्ट्रॉन छोड़ दिए, तो एम पे तो 0 हो गया ना, और एल आपका यहाँ पे कंप्लीटली फिल्ड है। तो यहाँ पे तो इसकी ऑक्टेट मिल ही गई ना, इसको कंप्लीटली ऑक्टेट इसको मिल गई। पर क्योंकि यहाँ पे ये 5 और ये आपका कंप्लीटली फिल्ड नहीं है, ना ही यहाँ पे एकदम ये खाली है, तो यहाँ पे इसको या तो ये खाली करेगा,
या फिर ये इसको 8 बनाएगा, ठीक है? क्योंकि हमने जैसे डिस्कस किया था, फाइनल आपका यहाँ पे जो लास्ट ऑर्बिट होता है वहाँ पे सिर्फ़ और सिर्फ़ आप 8 इलेक्ट्रॉन्स भर सकते हो। तो या तो इसको ये खाली करेगा कंप्लीट 5 को, जब ये खाली करेगा तो इसकी वैलेंसी 5 होगी। जब यहाँ पे इसको ये 8 बनाने जाएगा तो इसको कितने और इलेक्ट्रॉन्स चाहिए? तो इसको चाहिए यहाँ पे 3 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है? तो इसलिए यहाँ पे इसकी जो वैलेंसी निकल के आएगी वो आपकी आएगी या तो 5 या फिर 3, क्योंकि इसको यहाँ पे ऑक्टेट बनाना है। ऑक्टेट बनाने के लिए इसको 8 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए आपके लास्ट ऑर्बिट में, और उसके लिए यहाँ पे इसको 3 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए होंगे। तो इसलिए यहाँ पे इसकी वैलेंसी निकल के आएगी यहाँ पे 3। तो अगर आप यहाँ पे देखोगे लास्ट अपना यहाँ पे ऑप्शन है 3 और 5, ये यहाँ पे इसकी वैलेंसी होगी यहाँ पे फास्फोरस की। अब इसी सेम तरीके से जैसे यहाँ पे एक एग्जांपल ले लेते हैं, वो आपका हो जाएगा यहाँ पे सोडियम, ठीक है? अब सोडियम का यहाँ पे जो आपका रहता है, अब एटॉमिक नंबर ये आपका होता है यहाँ पे 11। अब इसके केस में भी आप यहाँ पे ये सेम चीज़ करो, KLM आप यहाँ पे लिखो। के में आप सिर्फ 2 भर सकते हो इलेक्ट्रॉन, वो आपने भर दिए। अभी भी आपके पास कितने बचे हैं यहाँ पे? 9 बचे हैं। आपको पता है यहाँ पे कि एल में आप यहाँ पे 8 भर सकते हो, जो हमने यहाँ पे फॉर्मूला भी लगा के देखा था इस तरीके से। तो यहाँ पे आपने 8 भरे, तो आपके पास अभी भी आप देखो यहाँ पे 8 जो आप भर सकते हो अभी भी वो 9 से छोटा ही है, तो इसलिए कंप्लीटली आप 8 यहाँ पे भर सकते हो। अब ये भरने के बाद आपके पास सिर्फ और सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन बचा, वो आप यहाँ पे भर दो, ठीक? अब यहाँ पे आपको ये सोचना है कि 1 को रिलीज़ करना ज़्यादा आसान है या फिर ऑक्टेट बनाने के लिए 7 इलेक्ट्रॉन्स को गेन करना ज़्यादा आसान है, ठीक है? बात को ध्यान से सुनना कि एक जो आपका ये इलेक्ट्रॉन है ना, क्योंकि इसको ऑक्टेट बनाना है, ये 2 तरीके से ऑक्टेट बनाएगा, या तो इसको खाली कर देगा, ये शेल हट जाएगा, या आपका यहाँ पे ये एट 8 माना जाएगा, ये ऑक्टेट बन जाएगा इधर, एक ये हो गया। दूसरा ये हो गया कि एम को ही इसको एम शेल में जो इलेक्ट्रॉन्स है वहां पे आपका जो एक इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे आप आउटर मोस्ट शेल में क्योंकि 8 इलेक्ट्रॉन तक ला सकते हो, तो आप यहाँ पे इसको 8 बनाने के लिए 7 और इलेक्ट्रॉन्स आप एम शेल में डाल दो। तो यहाँ पे आपको ये यही चीज समझनी है कि आपको ऑक्टेट बनाना है, ठीक है? अब यहाँ पे 2 तरीके से बन सकता है, या तो एक को ये रिलीज कर देगा या फिर 7 इलेक्ट्रॉन्स को ये लेकर आएगा। अब यहाँ पे आपको ये देखना है कि क्या आसान है, एक को रिलीज करना ज्यादा आसान है या फिर 7 को गेन करना ज्यादा आसान है? ऑब्वियस सी बात है, एक को रिलीज करना ज्यादा आसान है। रिलीज जो करता है उसके ऊपर प्लस साइन लगता है, जो गेन करता है उसके ऊपर माइनस साइन लगता है। जैसे आपने देखा होगा यहाँ पे सोडियम के ऊपर हमेशा Na+ लिखा हुआ आपको मिलता है, क्लोरीन के ऊपर Cl- लिखा हुआ मिलता है, क्योंकि वो गेन करता है। ये आपका यहाँ पे रिलीज करता है, तो रिलीज करने वाले पे प्लस लगता है, जो आपका गेन करता है इलेक्ट्रॉन्स उसके ऊपर माइनस लगता है, ठीक है? तो यहाँ पे इस छोटी सी चीज इस तरीके से आपको यहाँ पे याद रखनी है, कैसे फिल करना है ये आपको यहाँ पे याद रख लेना है। Now, अगला क्वेश्चन में आपसे यहाँ पे पूछा आ रहा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डिटरमाइनिंग द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एन एलिमेंट। अब ये जो क्वेश्चन है आपका कंप्लीटली एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन है, जहाँ पे मैंने आपको पढ़ाया था वहाँ पे मैंने आपको बता भी रखा है कि आपका इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपको देखने को भी मिला है, तो वही सेम आपको यहाँ पे चीज देखने को मिल रही है। तो आपको प्लीज यहाँ पे याद रखना है कि इलेक्ट्रॉन्स की वजह से हम यहाँ पे केमिकल प्रॉपर्टीज बता पाते हैं एलिमेंट की क्या रहेगी, क्योंकि आपको याद होगा अभी जैसे हमने यहाँ पे डिस्कस किया कि जो आपकी वैलेंसी है, जो आपका आउटर मोस्ट एलिमेंट, जो आपका आउटर मोस्ट शेल है, उसमें जितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उससे आप यहाँ पे वैलेंसीज वगैरह बताते हो, और वही बेसिकली आपका हेल्प करता है यहाँ पे बताने के लिए कि वो कैसे रिएक्ट करेंगे, है ना? तो जो ये रिएक्शन आपको देखने को मिल रहा है, ये सब आपके यहाँ पे केमिकल से रिलेटेड है ना, केमिकल प्रॉपर्टीज ही यहाँ पे ये बता रहे हैं कि आपका यहाँ पे केमिकल बॉन्ड्स बन रहे हैं, या फिर मान लो किस तरीके से वो आपके एक दूसरे से रिएक्ट कर रहे हैं। ये सब आपके यहाँ पे केमिकल प्रॉपर्टीज के टर्म्स में ही यहाँ पे बात की जाती है। तो यहाँ पे इसी तरीके से आपको यहाँ पे ये चीज याद रखनी है कि आपकी जो केमिकल प्रॉपर्टीज है एलिमेंट की, वो हम यहाँ पे बता पाते हैं इलेक्ट्रॉन्स के बेसिस पे, ठीक है? आपका डायरेक्टली एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन है, स्टेटमेंट आपको एनसीईआरटी में देखने को मिल जाएगी, ठीक है? तो ये पॉइंट आपको यहाँ पे याद रख लेना है। तो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन देखो, आपको यहाँ पे CDS-1 2024 से आपको यहाँ पे पूछा गया है। तो यहाँ पे आपको जो याद रखना है ना, वैसे तो अगर आप देखोगे तो एनसीईआरटीज में जनरली जैसे आपको यहाँ पे पूछा जा रहा है कि इनमें से कौन से सब एटॉमिक पार्टिकल्स आपको देखने को मिलते हैं, तो वैसे आपको एनसीईआरटी में ये 3 ही आपको नाम देखने को मिलेंगे, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। पर आपका यहाँ पे जो म्यून आपको नाम दे रखा है ये भी आपका एकदम करेक्ट है। ये आपका जो सब एटॉमिक पार्टिकल है ना, ये आपका सिमिलर रहता है आपका इलेक्ट्रॉन से, सिमिलर टू इलेक्ट्रॉन है आपका। बस फर्क यहाँ पे ये है कि ये आपका ज्यादा हैवी होता है, ठीक है? और ये भी आपका यहाँ पे कोई रिसेंट की यहाँ पे बात है, यहाँ पे जो 2024 का आपका जो पहला सीडीएस है ना, उसपे जितने आपको ज्यादातर क्वेश्चन देखने को मिले हैं फिजिक्स से रिलेटेड हो गया, फिर आप बोलो साइंस से रिलेटेड, वो आपको जो हाल फिलहाल में उस टाइम पे न्यूज चल रही थी ना, उससे रिलेटेड आपको क्वेश्चन पूछे जा रहे थे। तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर रहने वाला है वो आपका रहेगा यहाँ पे ऑल फोर आपके यहाँ पे करेक्ट रहेंगे, मतलब चारों ही आपके सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं। तो यहाँ पे ये चारों आपके यहाँ पे करेक्ट आंसर है, तो आंसर अपना हो जाएगा यहाँ पे करेक्ट आंसर बी ऑप्शन। और यहाँ पे जो म्यून वाला जैसा मैंने आपको बताया, बस यही याद रखना आपको यहाँ पे है कि जो ये आपका एक सब एटॉमिक पार्टिकल है, इसको हम लोग बेसिकली यहाँ पे डिनोट करते हैं म्यू से, ठीक है? म्यू से ही हम लोग यहाँ पे इसको डिनोट करते हैं, तो ये भी आप यहाँ पे याद रख सकते हो, ठीक है?
फिर बाकी आपको यही याद रखना है कि इलेक्ट्रॉन के सिमिलर होता है, बस यहाँ पे फ़र्क यही है कि यहाँ पे ज़्यादा हेवी होता है, ठीक? तो ये आपका है यहाँ पे बी ऑप्शन करेक्ट आंसर। तो हमने यहाँ पे इस पर्टिकुलर टॉपिक से जितने भी आपको क्वेश्चन पूछे गए हैं पिछले 6 साल में, वो सब हमने यहाँ पे डिस्कस कर लिए हैं। अगर आपको किसी में भी कुछ भी डाउट होता है तो कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर मेंशन कर सकते हो, पूछ सकते हो। वरना टेलीग्राम चैनल जॉइन कर लो, वहाँ पे भी अपने आप डाउट्स पूछ सकते हो और इसकी पीडीएफ जो है वो भी आपको टेलीग्राम चैनल पे ही देखने को मिल जाएगी। अगर आप पहली बार आए थे तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये वीडियो पहुँच पाए, उनकी भी यहाँ पे हेल्प हो पाए। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।